नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डाला। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डाला। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। वे इसके साथ ही झारखंड और तेलंगाना में भी अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के अब तक के करियर को देखें तो वे दक्षिण भारत में भाजपा को मजबूत करने के लिए काफी कर चुके हैं। वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राधाकृष्णन 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी जीते। वे महज 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्हें 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनने का भी मौका मिला था। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। दोनों राज्यों की सरकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपदा प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार राज्य की स्थिति को देखते हुए जल्द ही विशेष राहत पैकेज जारी करेगी, जिससे पुनर्वास और राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। वहीं पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे तत्काल कम से कम 25,000 करोड़ के मुआवजे की घोषणा करें। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के 60,000 करोड़ के लंबित बकाया को भी जल्द मंजूरी देने की मांग की है, जिससे प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिल सके। इसी बीच पंजाब कैबिनेट ने बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड़ 20,000 मुआवजा देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह किसानों की हर संभव मदद करेगी और नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से भी सहयोग की अपेक्षा करती है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव से पहले कहा कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। उनका उद्देश्य मतदाताओं की अंतरात्मा जागृत करना है। क्रॉस वोटिंग का कोई इरादा नहीं है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी पार्टी और गठबंधन इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। सुदर्शन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनका प्रयास केवल लोगों की अंतरात्मा की आवाज को जागृत करने का है और उनका उद्देश्य मतदाताओं को सही दिशा दिखाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की बात नहीं की है और न ही ऐसा कुछ करने की योजना है। ये पूछे जाने पर कि गृह मंत्री अमित शाह ने आपको लेकर बहुत सारी बातें कही, इस पर उन्होंने कहा, आप क्या पूछ रहे हैं भाई? कितने दिन के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात?
पीलीभीत जिले के थाना न्यूरिया क्षेत्र स्थित जनकपुरी गांव के पास मंगलवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक परीक्षा देकर लौट रहे थे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे। तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग की वजह से दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 5 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक की शिनाख्त की जा रही है और परिवार को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और ओवरलोडिंग के चलते हादसे थम नहीं गए। मैनपुरी जनपद के थाना मोहगांव क्षेत्र के ग्राम जमयतगंज में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने घर में मौजूद युवती को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और फिर घर से जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्राम निवासी सुशील कुमार ने बताया कि वे अपनी मां मीरा देवी के साथ खेत पर चारा काटने गए थे। घर पर उनकी अविवाहित बहन सुमन और दादा रामचंद्र मौजूद थे। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो देखा कि सुमन बेहोश है और कमरों का सामान बिखरा पड़ा है। सुमन को होश लाने के बाद उन्होंने बताया कि 2 अज्ञात बदमाश घर में घुसे और उसे नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद बदमाश अलमारी और बक्सों में रखे जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर सीओ भोगांव ऋषिकांत शुक्ला मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की। पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र रहरा में सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस जांच कर पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, रहरा थाना क्षेत्र के भावली गांव में एक सेल्समैन पर हमला और लूटपाट का मामला सामने आया है। गांव के कुछ युवकों ने एक परचून की दुकान के सेल्समैन कोशिंदर पुत्र बलराम सिंह को लाठी डंडों से पीटा। घटना तब हुई जब कोशिंदर अपनी दुकान के सामान की सेरेमनी करके वापस आए थे और गांव में एक डॉक्टर की दुकान पर दवा लेने के लिए खड़े थे। हमलावरों ने कोशिंदर पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने न केवल उसे बेरहमी से पीटा बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने उसकी जेब से 10,000 की नकद राशि भी जबरन छीन ली और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इससे पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो इस बर्बरता को दर्शाता है। पीड़ित कोशिंदर ने इस मामले की शिकायत तुरंत पुलिस में दर्ज कराई। रहरा थाना अध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले में एक तहरीर मिली है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस इस वीडियो फुटेज का भी उपयोग कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। यह घटना गांव में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद भी की जा रही है। गाजीपुर कल सोमवार को मरहूम विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी व्यापारी नेता रहे अबू फक्कर खान से धोखाधड़ी और जबरन उनकी बेशकीमती जमीन रजिस्ट्री कराने के केस में कोर्ट में हाजिर हुआ। बड़े बड़े वाल, डिजाइनर चश्मा, जींस और कलरफुल शर्ट में अपने समर्थकों और वकील के साथ पहुंचा अब्बास लोगों को पिता की तरह सलामी देता भी नजर आया। अब्बास अंसारी अदालत में पहले अपने परिचित वकील मलिका बेगम के चैम्बर में गया और काफी देर बाद अदालत में हाजिर हुआ। संयुक्त निदेशक अभियोजन आनंद कुमार के अनुसार यह मामला मुख्य अपराध संख्या 400/2023 है, जिसमें धारा 386, 342, 420 और 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा शहर कोतवाली में अबू फकर खान की तहरीर पर दर्ज हुआ था। आरोप है कि अब्बास अंसारी और उसके सहयोगियों ने जबरन लखनऊ ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर अबू फकर खान की कीमती जमीन मात्र 25 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा ली थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन आनंद कुमार पांडे ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आज अदालत की तारीख पर अब्बास अंसारी हाजिर हुआ था और इस केस में चार्ज बनना था, लेकिन एक अभियुक्त अफरोज बरेली जेल में बंद होने के कारण चार्ज नहीं बन पाया। अदालत ने अगली तारीख 24 सितंबर 2025 तय की है। अगली सुनवाई में सभी अभियुक्तों की मौजूदगी जरूरी होगी।
जौनपुर शहर के ईशा हॉस्पिटल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर की पित्त की थैली में पथरी होने पर ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान डॉक्टर ने गलती से नस काट दी, जिससे मरीज की हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि नस कटने की वजह से महिला की लगातार ब्लीडिंग होती रही और डॉक्टर स्थिति को संभाल नहीं सके। मरीज के ससुर राधेश्याम दुबे ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जब स्थिति बिगड़ने लगी तब भी अस्पताल प्रशासन ने समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया। पैसे लेने के बाद देर रात महिला को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस लापरवाही को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों की मांग है कि जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। की तरफ नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर युवाओं का प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया। पुलिस की गोलीबारी में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन को तेज होता देख नेपाल की सरकार ने युवाओं की मांग को मान लिया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर से बैन लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से युवाओं से प्रदर्शन को वापस लेने की अपील की गई है। नेपाल सरकार ने सोमवार को ऐलान किया है कि उसने सोशल मीडिया साइटों पर बैन के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया है। नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने जानकारी दी है कि सरकार ने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया साइटों पर बैन लगाने के पहले के फैसले को वापस ले लिया गया है। नेपाल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने जानकारी दी है। सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को जेनजी की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया साइटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि अपने विरोध कार्यक्रम को वापस लें। जानकारी के मुताबिक नेपाल में फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट सोमवार रात से फिर से चालू हो गई हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने हाल ही में रजिस्ट्रेशन न कराने के कारण फेसबुक और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइटों को बैन करने का आदेश जारी किया था। हालांकि सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। सोमवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया और कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। इन प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में 21 लोगों की मौत हो गई है और 350 से अधिक लोग घायल हैं। नेपाल में हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका असर सियासी गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। नेपाल के गृह मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। बवाल को देखते हुए नेपाल के 3 जिलों में मंगलवार को भी कर्फ्यू जारी है। राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालात को देखते हुए राजधानी काठमांडू में रिंग रोड, बालाकुमारी ब्रिज, कोटेश्वर, सिनामंगल, गौशाला, छाबाहिल, नारायण गोपाल चौक, गोंगाबू, बालाजू, स्वयंभू, कालंकी, बालखू और बागमती ब्रिज जैसे इलाकों को प्रतिबंधित किया गया है। नेपाल में प्रदर्शन को तेज होता देख ओली सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले को वापस लिया है। नेपाल सरकार के फैसले के बाद भी विरोध जारी है। मंगलवार की सुबह से ही युवा न्यू बानेश्वर में इकट्ठा होना शुरू हो गए और काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक युवा मृत साथियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ भी बता दें कि प्रदर्शन के बीच नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा था कि अकल्पनीय क्षति नैतिक आधार पर इस्तीफा देता हूं। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की मौत पर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस की ओर से प्रदर्शन में अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा करते हुए जांच की मांग की है। नेपाल सरकार ने हाल ही में फेसबुक और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइट प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। सोमवार को नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर नजर आए थे।
प्रदर्शनकारी इस दौरान संसद परिसर में घुस गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर होते चले गए, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें 21 युवाओं की मौत हो गई, वहीं 350 से ज़्यादा युवा घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज जेएनजी पीढ़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई दुखद घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। हालांकि हमें विश्वास था कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक अपनी मांगें रखेंगे, लेकिन विभिन्न निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण नागरिकों की दुखद जान चली गई। सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के पक्ष में नहीं थी और इसके इस्तेमाल के लिए माहौल सुनिश्चित करेगी। इसके लिए लगातार प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर जहर उगलते हुए ब्रिक्स देशों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके सदस्य देश एक दूसरे से नफरत करते हैं और उनके व्यापारिक तरीके वैम्पायर जैसे हैं जो अमेरिका का खून चूस रहे हैं। ब्रिक्स गठबंधन में शुरू में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। साल 2024 में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जुड़े और 2025 में इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा बना। नवारो ने सोमवार को रियल अमेरिका वॉइस शो में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स गठबंधन ज़्यादा दिन चल पाएगा। ये सारे देश एक दूसरे से नफरत करते हैं और इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों के व्यापारिक रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि इन देशों की अर्थव्यवस्था अमेरिका को सामान बेचे बिना नहीं चल सकती, लेकिन जब ये हमें सामान बेचते हैं तो उनके अनुचित व्यापारिक तरीके वैम्पायर की तरह हमारा खून चूसते हैं। नवारो ने भारत पर खासतौर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच दशकों से तनाव है। मुझे याद आया, ये तो चीन ही था जिसने पाकिस्तान को परमाणु बम दिया और अब हिंद महासागर में चीनी झंडों वाले जहाज घूम रहे हैं। नवारो ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने से पहले भारत रूस से नाम मात्र तेल खरीदता था, लेकिन अब भारत रूसी तेल का लालच में आयात कर रहा है और रूसी रिफाइनर भारत में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी टैक्सपेयर्स को यूक्रेन युद्ध के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। नवारो ने भारत के उच्च टैरिफ को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया के किसी भी बड़े देश से ज़्यादा हैं, इसे हमें ठीक करना होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि उसे अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत में सहयोग करना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए। बायरू को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के महज 8 महीने के बाद ही विश्वास मत हार गए, जिसके तहत 364-194 के भारी मतों से हारने के बाद उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। बायरू मंगलवार सुबह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 12 महीने में चौथी बार नया प्रधानमंत्री तलाश करना होगा। 74 वर्षीय बायरू पिछले 2 वर्षों में मैक्रों द्वारा नियुक्त तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनसे पहले मिशेल बार्नियर भी पीएम का पदभार ग्रहण करने के महज 3 महीने बाद पिछले दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मतदान से पहले बायरू ने चेतावनी दी थी कि फ्रांस राज्य पर खरबों डॉलर का कर्ज चढ़ाकर अपने भविष्य और अपने प्रभाव को खतरे में डाल रहा है, जिससे हम डूब रहे हैं, और अपनी नौकरी बचाने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में उन्होंने कमर कसने की अपील की थी। मैक्सिको सिटी के उत्तर पश्चिम में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। क्रॉसिंग पर एक मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यह टक्कर मैक्सिको सिटी के करीब 80 मील दूर एटला कोमुल्को कस्बे के एक औद्योगिक इलाके में हुई। यहाँ पर गोदाम और फैक्ट्रियाँ हैं। मैक्सिको की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अधिकारी अभी भी घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटे हैं। वहीं राज्य अभियोजक के कार्यालय ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। यह बस हेरादुरा दे प्लाटा नामक बस लाइन की थी, जो टक्कर के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एजेंसी ने पुष्टि की है हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और 41 लोग घायल हुए हैं।
उत्तरी यरूशलेम में भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर आतंकी हमला हुआ है। हमले के दौरान मौके पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक गोलियां चलने लगी। गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग में 15 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद 2 हमलावरों को ढेर कर दिया गया। पुलिस की ओर से हमलावरों को लेकर विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया है। गोलीबारी यरूशलेम के उत्तरी प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख चौराहे पर हुई, जो पूर्वी यरूशलेम में स्थित यहूदी बस्तियों की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।